बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 16 है और चैप्टर नंबर 13 हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मगर इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू किया हुआ था। तो दो एप्लीकेशन जो हैं आपके बुक के अंदर मौजूद हैं। हमने एक एप्लीकेशन पढ़ ली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर वाली पढ़ ली थी। तो आज हम दूसरी उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे कि वो है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। कि ये जो हम कारों वगैरह को पेंट करते हैं तो वो वहाँ अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारी हेल्प करती है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ देखनी है। और दूसरी बात हमने ये देखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे तो आपके सिलेबस में 4 दिए हुए हैं। वो हमने कल मैंने लिखवा दिया था शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज हम उसके जो नुकसानात हैं वो भी स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, ये हमने बेटा मोस्टली बुक से पढ़ना है क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ है, तो उसको कटिंग तो करनी नहीं थी, तो कोई डिफ़ाइन भी नहीं था, तो इस वजह से मैं सिर्फ समझा दूंगा। बाकी बुक में जो पैराग्राफ है वो मुकम्मल ही आप लोगों ने करना है। देखें बेटा, बात ये है कि जब ये कार जो कंपनियां बनाती हैं, कारें हों, बसें हों, मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं, तो साफ ज़ाहिर है उन कारों को पेंट करना पड़ता है। तो पेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो यही तरीका है जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग का तरीका है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो ये एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम देसी तरीका कह सकते हैं। तो देसी तरीका यूँ है कि जी बस पेंट लें और ब्रश लें और किसी बर्तन में पेंट बनाकर नई कार जब बन जाए तो उसको हाथ से पेंट शुरू कर दें, सही है। तो मेरे ख्याल में ऐसी कार जब वो पेंट होने के बाद तैयार हो जाएगी तो शायद कोई भी लेना उसको पसंद ना करे कि कहीं पर उसका पेंट ज़्यादा किया हुआ होगा, कहीं पर उसका पेंट ज़्यादा कम होगा और कहीं पर वो आंसू बहाता हुआ पेंट नज़र आ रहा होगा और किसी जगह पर जो है ख़ुद पेंट पहुँचेगा भी नहीं। ख़ास तौर पर जैसे चीज़ें अंदर की तरफ आ जाती हैं जहाँ डायरेक्ट जो है वो बुरश जो है वो नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर फिर पेंट ही नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि कार को पेंट करने के लिए जो हमारा दस्ती तरीका है उससे कार की सारी लुक, कार की सारी चार्मिंग ख़त्म हो जाती है और साथ में इस तरीके से पेंट का ख़र्च भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पेंट ज़ाय भी ज़्यादा होगा और एक कार को पेंट करते हुए ज़्यादा टाइम खर्च होगा। तो सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, टाइम का ज़्यादा खर्च होना, पेंट का ज़्यादा खर्च होना, उसकी लुक अच्छी ना होना। तो इस तरह ये दस्ती तरीका जो है ये हम इख्तियार नहीं कर सकते। फिर क्या करें? फिर ये करते हैं कंपनी वाले कि आप अगर बुक में देखें, तमाम बच्चे, मैं आपको फिगर से बात समझाना चाहता हूँ, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें। ये 84 पेज है। अब हम देखते हैं इस 84 पेज में, ये बेटा जी तमाम बच्चे अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कार के नीचे, ठीक है। तो ये वो कार है जिसको अभी हमने पेंट करना है। तो इस कार के साथ आप अगर देखें तो नेगेटिव का साइन मौजूद है। इसका ये मतलब है कि इस कार को नेगेटिव कर दिया गया है कि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं बैटरी के टर्मिनल्स वगैरह। तो यहाँ पर
इस कार को नेगेटिव करके आप अगर देखें तो ये ऊपर कार के बिल्कुल वर्टिकल ऊपर ये जा रही है लाइन, और इसको फिर इधर ग्राउंड किया गया है, ये लिखा भी हुआ है ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैम्बर है, चैम्बर जिस चैम्बर में इस कार को खड़ा किया गया है तो उस चैम्बर को ग्राउंड किया हुआ है, और ग्राउंड का मतलब नेगेटिव होता है, और ये जोड़ दिया गया है कार की बॉडी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कार की बॉडी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर मौजूद है। अब इसके साथ आप देखें कि बंदा एक मौजूद है, ठहरा हुआ है, और उसके हाथ में स्प्रे गन है। ये स्प्रे गन का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। तो स्प्रे गन में आपने देखा होगा कि इसका जो जहाँ से स्प्रे निकलता है तो उसको बोलते हैं नोज़ल। तो वो नोज़ल साफ ज़ाहिर है, आगे उसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल तंग होता है। तो जब ये ट्रिगर करते हैं स्प्रे को तो वो प्रेशर के साथ जो है वो स्प्रे वहाँ से निकलता है। अब होता यूँ है बेटा कि स्प्रे को जब ट्रिगर करते हैं और वो प्रेशर से निकलता है तो उस स्प्रे के ऊपर ड्यू टू फ्रिक्शन कि वो स्प्रे उस नोज़ल से जब निकलता है तो वहाँ पर रगड़ खाता हुआ स्प्रे बाहर जाता है, तो उस स्प्रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नोज़ल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये जब फ्रिक्शन होती है तो अपोजिट चार्ज पैदा होता है। तो स्प्रे पर पेंट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो P फॉर पेंट एंड P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो पेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब जो वहाँ से फ़र्ज़ कर लें कि 100 मॉलिक्यूल या 100 पार्टिकल्स पेंट के निकलते हैं, ठीक है, तो अब उन 100 के 100 पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको पता है कि जब वो 100 पार्टिकल पेंट के बाहर निकलेंगे और तमाम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 पार्टिकल आगे जाकर ऐसे फैल जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से जब वो फैलेंगे तो वो इक्वली तौर पर फैलेंगे, यानी अगर 100 पार्टिकल थे तो वो 100 के 100 पार्टिकल अगर हम यहाँ से वो जा रहे हैं उसके हम 4 हिस्से कर दें, यानी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब है यहाँ 25 होंगे, इधर 25 होंगे, इधर 25, इधर 25। तो टोटल उस रेक्टेंगल अगर हम फिगर बना लें या सर्कुलर बना लें तो बहरहाल इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल आगे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या? अब होगा ये कि उस पेंट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो हमने कार की बॉडी को नेगेटिव किया हुआ है, और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो जैसे ही वो पॉजिटिव पार्टिकल बॉडी के करीब जाएंगे तो बॉडी पर मौजूद नेगेटिव टर्मिन या चार्ज जो है वो उसको अट्रैक्ट करके अपने साथ स्टिक कर लेगा, चिपक जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा वो पेंट कि जिस तरह आपके पास कोई बैलून हो, बैलून फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास ऐसे लंबाई के रुख में बैलून है जिसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, अब उस बैलून को, ये मिसाल आपकी बुक में मौजूद है, उस बैलून को अगर हम बालों से रगड़ लें, फ़र्ज़ कर लें, तो बालों से रगड़ने पर इस बैलून पर चार्ज पैदा हो जाता है। अब वही बैलून चार्ज वाला दीवार के साथ अगर यूं लगा दें, तो यूं लगाएंगे ना तो ये बैलून दीवार, और फिर इसको छोड़ दें तो बैलून दीवार के साथ चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। क्यों? कि यहाँ जो चार्ज होता है दीवार के साथ जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट दीवार पर पैदा होता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट जो बैलून है
वो दीवार के साथ चिपक जाता है। बिल्कुल यही सूरत हाल, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है अपना वहाँ, क्योंकि हमने बॉडी को पहले ही नेगेटिव चार्ज किया हुआ है तो पेंट पॉजिटिव होता है, तो ये जाकर फ़ौरन चिपक जाता है। और अगर हम ऐसा ना करते तो फिर पेंट क्या होता, फिर पेंट जब जाकर बॉडी के साथ टच होता तो फिर वो कहीं पर लगता भी ज़रूर, लेकिन वो बहना भी शुरू कर देता, तो कहीं ना कहीं से वो आंसुओं की तरह बह रहा होता। ठीक है पेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की, कार की बॉडी को नेगेटिव करते हैं और पेंट को पॉजिटिव करते हैं, ये दोनों अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये वहाँ पर जाकर चिपक जाते हैं। तो इस तरह और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह जो है ये पेंटिंग देखने में भी गुड लुकिंग होती है और थोड़ा पेंट ज़ाय भी नहीं होता, और उसके बाद जो है थोड़ी देर में जल्दी ये काम हो जाता है कि बजाय एक बंदा अपने हाथों से उसको पेंट करता और वहाँ उसको कई घंटे लगते, तो यहाँ पर उस टाइम के मुकाबले में बहुत कम टाइम के अंदर हम जो है ये पेंट वाला प्रोसेस अमल पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह ये जो तरीक़ाकार है ये सस्ता भी है, ये मौसर भी है, और उसके बाद गुड लुकिंग भी है, और वगैरह वगैरह। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग के नाम से। इसको मैं आप बुक से रीड कर लेता हूँ, मैंने आपको समझा भी दिया हुआ है। तो मज़ीद अगर कोई बात ऐसी होगी जो रह गई होगी तो मैं अभी बता दूँगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल ये कार है, मोटरसाइकिल है, जितनी चीज़ें खुद ब खुद चलती हैं, मतलब पेट्रोल के ऊपर चलती हैं, डीजल पर चलती हैं, तो उन गाड़ियों को ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ये जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं, यूज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। नई कारों को बनाने के लिए वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। द बॉडी ऑफ कार इज़ चार्ज, यहाँ तो उसने सिर्फ चार्ज लिखा है, लेकिन चूँकि फिगर में मौजूद है कि वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि द बॉडी ऑफ कार इज़ चार्ज्ड नेगेटिवली। अगर आप चाहें तो वहाँ ऊपर लगा भी सकते हैं, द बॉडी ऑफ कार इज़ चार्ज्ड नेगेटिवली, एंड देन द पेंट इज़ गिवन द अपोजिट चार्ज, और पेंट को हम अपोजिट चार्ज देंगे। तो बॉडी को नेगेटिव दिया तो पेंट को पॉजिटिव चार्ज देंगे। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन चार्ज पार्टिकल आर पुश्ड आउट ऑफ द नोजल एंड फॉर्म अ फाइन मिस्ट। मैंने बताया कि वो वहाँ अपोजिट चार्ज मिलेगा, और वो जितने भी पार्टिकल होंगे उनको तमाम को सेम चार्ज होगा पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगी, वो फाइन मिस्ट बनाकर निकलेंगे, यानी फुहार, एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पेंट की फुहार निकलेगी। तो अ फाइन मिस्ट विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड कार, और वो पेंट जो है अपोजिटली चार्ज कार के पास जाएगा, एंड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑन द सरफेस ऑफ कार। तो कार की सरफेस पर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बराबर वहाँ पे पेंट हो जाएगा। द चार्ज्ड पेंट पार्टिकल स्टिक टू द बॉडी, स्टिक टू द कार, कि वो कार को स्टिक करेंगे, जस्ट लाइक अ चार्ज्ड बैलून स्टिक्स टू अ वॉल, जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, ये वो बात कर रहा है। वंस द पेंट ड्राइज, जब एक मरतबा ये पेंट खुश्क हो जाता है, इट स्टिक्स मच बेटर टू द कार एंड इज स्मूथर, स्मूथर भी होता है, देखने में अच्छा होता है, बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वेट ऑफ पेंटिंग ऑटोमोबाइल ऑन लार्ज स्केल। कमर्शियल स्केल यानी तिजारती पैमाने पर इस तरीके से पेंट करना क्या है, सस्ता भी है, इकोनॉमिकल, मुआशी तौर पर सस्ता है, और एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, वगैरह वगैरह। तो ये बेटा पूरा टॉपिक जो है ये 2 नंबर का है या 4 नंबर का है, ये आप लोगों ने मुकम्मल करना है। ये बिल्कुल यही चीज़ फ़ोटोस्टेट मशीन में भी होती है कि जब हम फ़ोटोस्टेट मशीन में ऊपर पेंट वो कागज़ रखते हैं जिसका प्रिंट लेना होता है, तो आपको पता है कि वो नीचे खाली कागज़ रखते हैं
और उस फोटोस्टेट मशीन के बिल्कुल नीचे उनके पास इंक होती है, ठीक है। तो उस इंक को भी वो चार्ज देते हैं और वहाँ पर, अभी हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन वहाँ पर भी हमने कल पढ़ा था कि फोटोस्टेट मशीन के अंदर भी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। और आपको पता है कि वो जो इंक है तो वो या कागज़ निकलता है या खुश्क हो जाता है, तो ये वही है कि उसको वो अपोजिटली चार्ज करते हैं और वो जाकर जो पेंट है स्टिक कर जाता है और वो उतरता भी नहीं है। तो यहाँ पर भी बहरहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अगला टॉपिक भी पढ़ाना है और वैसे भी ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। तो यहाँ पर भी बहरहाल ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जी हमारा न्यू टॉपिक है, आज का आखिरी टॉपिक है लाइटनिंग के नाम से, कि लाइटनिंग क्या चीज़ है। आप लोग देखते रहते हैं कि जी जब कभी ज़ोरदार बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो सुनते रहते हैं कि जी कहीं ना कहीं किसी जगह पर बिजली गिर जाती है। तो जो बिजली का गिरना है ना, इसको लाइटनिंग कहते हैं, याद रख लें। फिज़िक्स की ज़बान में लाइटनिंग से मुराद किसी जगह पर बिजली का गिरना है। हाँ, अगर कहीं पर बिजली ना गिरे और गरज चमक होती रहे और वो यानी वहाँ पर बिजली गिरे नहीं, तो जब तक बिजली नहीं गिरेगी उस वक्त तक जो है उसको हम लाइटनिंग नहीं बोलेंगे। लाइटनिंग तब है जब कहीं पर बिजली गिर गई। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये लाइटनिंग का प्रोसेस होता क्यों है, कि व्हाट इज़ लाइटनिंग, कि ये जो बिजली गिरने की वजह है वो क्या है। फिर है व्हाट इज़ लाइटनिंग कंडक्टर, कि क्योंकि बिजली का गिरना कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है, ये तो नेगेटिव चीज़ है, ये तो नुकसान है। और ये हमारा टॉपिक भी वही है, हैज़र्ड्स, ख़तरात ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात हैं, हैज़र्ड्स हैं। तो हमने पहले ये समझना है कि वो व्हाट इज़ लाइटनिंग, कि वो बिजली क्यों गिरती है। फिर हमने देखना है कि उससे बचा कैसे जा सकता है, क्या बच भी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ लाइटनिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करके इसके ख़तरे से बचा जा सकता है। तो बहरहाल जी अब हमने देखना है कि लाइटनिंग होती क्या है। बेटा बात सुने गौर से, हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि फ्रिक्शन के ज़रिए से चार्जेस पैदा होते हैं, ठीक है। तो जो थंडर क्लाउड है, बादल, थंडर क्लाउड, ऐसा क्लाउड जो बहुत ज़्यादा गरज चमक रहा होता है और साथ में उसमें पानी भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं उस बादल के अंदर। तो जब वो थंडर क्लाउड बेटा जी वहाँ ऊपर ऐसे मूव करता है, तो उसके मूव करने से उस बादल के नीचे जो हवा होती है, तो उस हवा के मॉलिक्यूल्स और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं थंडर क्लाउड के अंदर, तो बादल जब यूं मूव करेगा तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर मूव करेगी। तो जैसे हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे हम बैठे हैं, तो हम अगर इधर जा रहे हों तो हवा हमारे अपोजिट होती है, हम अगर इधर जा रहे हों तो हवा इधर होती है। तो इस तरह जब वहाँ पर बादल मूव करते हैं तो जो नीचे हवा होती है, तो हवा के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब टकराव होता है, जब फ्रिक्शन पैदा होती है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है और एयर के अंदर, हवा के अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। अब ये बात आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और हवा पर नेगेटिव होता है, लेकिन इतना लिखा हुआ है कि अपोजिट चार्ज पैदा हो जाता है। तो बहरहाल वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है और एयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। अब वो जो एयर है, तो चूँकि वो होती है इंसुलेटर है, हवा आपको पता ही है, और वो हवा के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो वहीं पे ही न्यूट्रल हो गया या फैल गया, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन अब वो जो थंडर क्लाउड है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज पैदा हो चुका है, और जब अच्छा खासा सफिशेंटली हाई पॉजिटिव चार्ज थंडर क्लाउड में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो वो बादल जब किसी टॉल बिल्डिंग जो
5 मंजिला हो, 10 मंजिला हो या कुछ भी हो, तो किसी ऊंची इमारत के ऊपर से गुजरता है या किसी ऊंचा दरख्त जैसे होते हैं, बोहड़ का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो या वैसे छोटे दरख्त भी हों और बादल ज़्यादा नीचे आ जाएं तो ये भी हो सकता है। तो अब होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लें कोई इमारत है, ऊंची इमारत है, तो वो बादल जो है जिसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बादल उस इमारत की छत के ऊपर से गुजरता है करीब से। तो अब होता क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बादल पर पॉजिटिव चार्ज था, तो उस छत के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है कि जिस तरह आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर ये आपके पास बॉडी है और आपके पास यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो ये जो छत की बिल्डिंग है यहाँ पर, यानी अगर हम यूँ कहें कि जी ये फ़र्ज़ कर लें कि ये बादल है और बादल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ये बादल हाई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर बेटा, और इधर ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो बिल्डिंग की छत के ऊपर इंड्यूस होता है। तो इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब साफ ज़ाहिर है इनमें अट्रैक्शन होती है और ये बादल इस बिल्डिंग के नज़दीक आ चुका है। अब दो चीज़ें हैं, या तो ये बिल्डिंग यहाँ से निकले ज़मीन से और बादल के साथ जाकर चिपक जाए, लेकिन बिल्डिंग तो निकाल नहीं सकती क्योंकि बिल्डिंग जो ज़मीन में अच्छी खासी मजबूती से गड़ी हुई है। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जी ये बादल ही नीचे गिर पड़े। तो जब बादल नीचे गिरता है तो फिर हम कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज पर गिरता है तो इंतहाई ज़ोरदार किस्म का धमाका होता है और हम कहते हैं जी फ़लाँ बिल्डिंग पर बिजली जो है वो गिर पड़ी है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब आपस में मिलते हैं डायरेक्ट तो स्पार्किंग पैदा होती है। कभी आपने देखा होगा बैटरी जो होती है 6 वोल्ट की 12 वोल्ट की, तो उसकी जो दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव है, तार वहाँ जोड़ें तार वहाँ जोड़ें, उन तारों को आपस में टच करवाएं तो वहाँ पर भी क्या होता है, स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेंगे तो स्पार्किंग होगी और उस स्पार्किंग के नतीजे में आग लग जाती है और इस तरह वो इमारत डैमेज हो जाती है, वो दरख्त डैमेज होता है, वो फसल भी डैमेज हो जाती है। तो इसकी एहतियातें ये होती हैं कि इस मौसम के अंदर जब इस तरह गरज चमक का बहुत ज़्यादा हो रही हो तो हमें चाहिए कि हम बाहर ना जाएं। और बाज़ औक़ात ये किसी खाली प्लाट पर भी गिर जाती है और उसके बाद समंदर में भी गिर जाती है, दरिया में भी ये बिजली गिर जाती है, कहीं पर भी इसके गिरने का चांस हर तरफ बराबर होता है। तो अब हम कम अज़ कम ये है कि चलो अपने घरों में महफूज रहें, अगर घर पे गिर गई तो अल्लाह की मर्ज़ी। बहरहाल ये है कि हम अपने घरों में भी लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करेंगे कि जिससे फिर वो बिजली गिरती नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में रहें, क्योंकि हमने अपने घरों में लाइटनिंग कंडक्टर लगाए हुए होंगे तो हमारे घरों के ऊपर फिर उस बिजली के गिरने का चांस नहीं होगा, बजाय कि हम किसी खुले प्लाट में जाएं या किसी दरख्त के नीचे ठहरें या हम स्विमिंग करें तो फिर वहाँ पर जो है ये हमें नुकसान दे सकती है। तो ये अपना लाइटनिंग का जो अमल है ये हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लाइटनिंग वाली बात समझ आ गई होगी, जिसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग, कि लाइटनिंग वाला जो अमल है अकर ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप, ये पैदा हो जाता है इन द हैवी थंडर क्लाउड। ये पैदा कैसे होता है? द थंडर क्लाउड्स आर चार्ज बाई फ्रिक्शन, ये रगड़ से पैदा होता है बिटवीन वाटर मालिक्यूल इन द थंडर क्लाउड एंड द एयर मालिक्यूल, इनके दरमियान जब होती है रगड़ तो फिर व्हेन द चार्ज ऑन द थंडर क्लाउड इज सफिशेंटली हाई, तो जब बादलों पर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, हवा वाला तो न्यूट्रल हो गया, तो व्हेन द चार्ज ऑन द थंडर क्लाउड इज सफिशेंटली हाई इट इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। तो जो ज़मीन पर जो ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है,
दरख्त है, तो ये फिर उसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है। इट इंड्यूसेस अपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड गिविंग राइज टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और उसकी डायरेक्शन यूँ होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो उसके बाद जो है बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड, तो क्लाउड और ग्राउंड या बिल्डिंग के दरमियान वो पैदा हो जाता है। सडनली द चार्ज इन द क्लाउड जंप्स टू द ग्राउंड, तो ये वाला चार्ज जंप करता है। ये बिल्डिंग तो ऊपर या ज़मीन तो ऊपर नहीं जा सकती, फिर वो नीचे गिर जाता है। तो विद अ वायलेंट स्पार्क एंड एक्सप्लोशन दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। जब बिजली गिर जाती है तो देन वी से दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इससे बचा कैसे जाए? अब इससे बचने के लिए ये होता है कि हम अपनी बिल्डिंग के अंदर लाइटनिंग कंडक्टर लगाएं, मतलब रॉड लगाएं, लोहे के रॉड हों, क्योंकि लोहा सस्ता होता है, बाकी तो फिर चीज़ें महंगी हैं, कॉपर के रॉड, जिंक के रॉड तो महंगे होंगे, तो लोहा जो है वो सस्ता है। तो अब आप लोग देखें आजकल के ज़माने में जो है ये जितने भी प्लाजे बन रहे होते हैं या कोठियाँ बनती हैं, तो पिलर सिस्टम आप लोग देखते रहते हैं कि हर कोने पर एक पिलर होता है और उस पिलर के अंदर क्या होते हैं बड़ा, रॉड होते हैं, लोहे के रॉड होते हैं। वो कुदरती तौर पे मजबूती भी फ्राहम कर रहे हैं और लाइटनिंग कंडक्टर का काम भी करेंगे। अब एक बिल्डिंग के अंदर, एक कोठी के अंदर या एक किसी जो अपना प्लाजा है उसके अंदर जितने भी कमरे हैं या दुकानें हैं, तो हर जगह पर वहाँ पर तो 20, 25, 30 पिलर होंगे। तो हर पिलर के अंदर 4-4, 5-5 लोहे के रॉड होंगे, तो सैकड़ों रॉड बन जाते हैं उस पूरी इमारत के अंदर और वो ऊपर छत तक निकले होते हैं लोहे के रॉड। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो छत गीली हो गई, तो जब छत गीली हुई तो वो साथ में जो रॉड ऊपर निकले हुए हैं वो भी गीले हो गए। ठीक है, तो अब वो कोई रॉड यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, तो पूरी इमारत में जो है वो रॉड मौजूद हैं। तो वो लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं वो रॉड। तो अब जब बिजली आती है, ये पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, तो यहाँ जब इमारत पर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, इंड्यूस होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज पैदा होते ही उन रॉड के ज़रिए से ज़मीन में वो चार्ज चला जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज या पैदा होता है या ज़मीन में चला जाता है। तो क्योंकि बारिश की वजह से पहले भी छत गीली होती है और वो लोहा भी गीला अपना यानी गीला हो चुका होता है, तो गुड कंडक्टर बन जाता है। लोहा वैसे भी गुड कंडक्टर है और पानी पड़ने पर और भी अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर छत के ऊपर कोई चार्ज फिर पैदा होता ही नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट जब चार्ज ही पैदा नहीं होगा तो ये जो बादल है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगा और फिर बादल के गिरने के चांस भी क्या हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर से ये मुराद है और ये उसका फ़ायदा है। नीचे देखें, टू प्रिवेंट लाइटनिंग, इस लाइटनिंग से बचने के लिए फ्रॉम डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, तो बड़ी इमारतों को बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज, ये यूज़ करते हैं। द पर्पस ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ टू प्रोवाइड अ सेफ डिस्चार्ज पाथ। देखो ना, जब वो कंडक्टर यहाँ पर मौजूद होंगे रॉड वगैरह, तो यहाँ चार्ज पैदा होगा और वो चार्ज उस रॉड के थ्रू सेफ रास्ता उसको मिलेगा और वो अर्थ में चला जाएगा। द पर्पस ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ टू प्रोवाइड अ सेफ डिस्चार्ज पाथ फॉर द large amount of negative charge in the air to the flow from the top of the building to the earth। तो इस तरह वो बिल्डिंग से अर्थ में चला जाता है। इन दिस वे द चांसेस ऑफ लाइटनिंग डैमेजेस ड्यू टू सडन डिस्चार्ज कैन बी मिनिमाइज। इस तरीके से हम ये इसका जो गिरने का जो चांस है वो कम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल ही बिजली नहीं गिरेगी। बाज़ औक़ात जो है ये हमने सारी एहतियातें की होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी बिजली गिर जाती है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ, फिर क्या फ़ायदा हुआ? भाई इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि जैसे हेलमेट क्यों होता है, मोटरसाइकिल पर जब हम बैठते हैं तो हम हेलमेट क्यों पहनते हैं?
हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि अगर गिरे खुदा ना खास्ता तो हमारे सर को चोट ना लगे, ठीक है। और कई मरतबा बंदा गिरता है और हेलमेट की वजह से उसके सर को चोट नहीं लगती, वरना तो सर को थोड़ी सी चोट पड़े तो बंदा मर जाता है। लेकिन क्या ये नहीं होता कि भाई अगर कभी बंदे ने हेलमेट भी पहना हुआ हो और फिर भी वो मर जाता है चोट लगने पर, तो फिर क्यों होता है? फिर हम क्या कहेंगे कि हेलमेट ना पहने हम? तो उसकी वजह आप समझ गए होंगे कि साफ ज़ाहिर है हेलमेट हमने पहना हुआ है, लेकिन अगर एक्सीडेंट ज़ोरदार हो जाए तो भले हेलमेट पर फिर चोट पड़ेगी तो वो चोट इतनी होगी कि हेलमेट से होती हुई दिमाग पर फिर भी असर कर जाएगी और बंदे की डेथ हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर ये हमने जो रॉड यहाँ लगाए हुए हैं, इन रॉड का काम तो यही है कि वो ये चार्ज को पाथ दें और ये बादल ना गिरे। लेकिन अगर ये बादल हो ही इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बादल के ऊपर चार्ज हो, तो फिर बेशक यहाँ पर जो चार्ज है वो नीचे ज़मीन में भी जा रहा हो, लेकिन फिर भी इतनी मिकदार में यहाँ बच जाए कि ये ऊपर गिर सकते हैं। लेकिन ये है कि भी 80% तो गिरने का चांस ख़त्म हो जाता है, 10-20% के आसपास जो है ये चांस फिर भी रहता है। हर चीज़ पॉसिबल है, हम जितनी मर्ज़ी एहतियात करके जाते हैं जहाज़ के ऊपर फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम जितना मर्ज़ी एहतियात करते हैं कार के ऊपर, कार के अंदर जाते हुए सफ़र करते हुए फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल हम तो सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, बाकी बचाने वाली ज़ात जो है वो किसकी है? वो अल्लाह की ज़ात है, वो बचाए उसकी मर्ज़ी, वो ना बचाए उसकी मर्ज़ी। तो बेटा इसके साथ ही जो है हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसमें एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है, वो इंशाल्लाह फिर उसके साथ अगले लेक्चर में देख लेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।